नमस्कार, रांधी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आज का दिन मध्य प्रदेश वासियों के लिए यानी कि हम सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि आज मध्य प्रदेश का बजट पेश होने जा रहा है। मोहन सरकार का ये तीसरा बजट, जो कि लगभग 4.70 लाख करोड़ का होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से इसी क्रम में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मुलाकात भी की है। इसके कुछ देर पहले ही हमने देखा कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दही चीनी खाकर अपने घर से बजट के साथ में वे रवाना हुए, लेकिन उसके पहले उन्होंने मंदिर में माथा टेका, आशीर्वाद लिया, बजट को प्रभु के चरणों में रखा और अब मुख्यमंत्री से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मिले हैं और उन्होंने यहाँ जगदीश देवड़ा को मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं और अब कुछ देर के बाद में वे बजट पेश करेंगे। बजट भाषण आज वे देने जा रहे हैं। इसके पहले हमने तस्वीरों के माध्यम से देखा था वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने तिलक लगाकर दही चीनी खिलाकर, जो भारतीय संस्कृति की एक परंपरा है कि कोई शुभ कार्य करने से पहले मुंह मीठा कराया जाता है। उसी क्रम में जगदीश देवड़ा जो वित्त मंत्री हैं, उनकी धर्मपत्नी ने उन्हें दही चीनी खिलाई। उसके बाद में मंदिर में माथा टेका और माथा टेकने के साथ ही आशीर्वाद लिया, बजट को प्रभु के चरणों में रखा और फिर प्रेस वार्ता की। जो मीडिया के सवाल थे उनका जवाब दिया, एक हिंट दी, एक प्रारूप दिया कि इस बार का बजट लगभग कैसा होने जा रहा है, किन वर्गों का इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है और अब कुछ ही देर के बाद में विधानसभा के पटल पर वे बजट को रखेंगे। लेकिन उसके पहले कैबिनेट की बैठक होगी, उस बैठक में इस बजट को पास किया जाएगा और उसके बाद फिर ये बजट विधानसभा के पटल पर होगा और जनता के सामने होगा। यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज बजट का भाषण देंगे। लगभग 11 बजे ये जो कार्यवाही है वो शुरू होगी, जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा के भीतर जो बजट है उस पर भाषण देंगे और ये बताएंगे कि इस बार का जो बजट है वो कितना खास है। यानी कि जो मध्य प्रदेश के वासी हैं, जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस बार के बजट का, उनके लिए इस बजट में क्या खास है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास पैनल भी जुड़ रहा है और आपको सबसे पहले हम खास पैनल भी हमारे साथ में जुड़ गया है। सबसे पहले हम आप सब को सबसे पहले परिचय आप सबका करा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे, अंबिका शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ में कुछ देर में अर्थशास्त्री भी जुड़ेंगे। सभी का सबसे पहले तो बहुत स्वागत करती हूं मैं अनादि टीवी में और चर्चा की शुरुआत चूंकि अर्थशास्त्री जी आदित्य मन्या जी से मैं करना चाहूंगी। आदित्य मन्या जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। चलिए, फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़े आदित्य जी, उनसे हम आगे चर्चा करेंगे। बीजेपी से हमारे साथ में अजय धवले जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, मैं आप क्या हो रहा है यार, ये आप मुझे ये दिए हैं। तो आज बजट मध्य प्रदेश का कुछ ही देर में पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ये बजट पेश करेंगे। आपको बताते चलें कि लगभग 4.70 लाख करोड़ का ये बजट होने जा रहा है। पिछली बार की तुलना यदि इस बार के बजट से की जाए तो 12 से 15% जो बजट है वो बढ़ने की संभावना है और 4.70 लाख का ये बजट आज पेश करने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जा रहे हैं। ये तस्वीर है जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ में एक खास पैनल प्रियंका दुबे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता अंबिका शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। चर्चा की शुरुआत प्रियंका जी आप ही से करना चाहूंगी मैं, क्योंकि हम सब मध्य प्रदेश के निवासी हैं और ये बजट हम सबका है। तो आपसे सबसे पहला और सबसे ओपनिंग स्टेटमेंट यही कि हमारा बजट इस बार कैसा होने जा रहा है। सर्वप्रथम मेरे जितने विद्वान पैनल है और आपके जो दर्शक हैं सभी को प्रणाम करती हूँ। यह जो बजट है हमारे स्वर्णिम मध्य प्रदेश और 2047 का विजन लेकर के जो हम अब चल रहे हैं,
जिसमें अगर हम कहते हैं कि जो ग्रोथ हमारे मध्य प्रदेश की रही है, जिसको हमने बीमारू राज्य से लेकर के एक विकासशील मध्य प्रदेश और विकसित मध्य प्रदेश और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो पिछली बार भी जब बजट की चर्चा हुई थी तो हमने उसमें 4 फैक्टर लेके चले थे, जिसको हमने ज्ञान नाम दिया था। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो जो वुमेन डेवलपमेंट की अगर चर्चा की जाए, अगर जो एग्रीकल्चर सोर्सेज थे उनके ऊपर कार्य करने की बात थी, युवा वर्ग के यूथ को उसमें ध्यान रखा गया था, और उसमें अगर आगे देखे जाए तो नवाचार करने को लेकर के अलग अलग योजनाएं की गई थी। उन्हीं सारी चीजों को समावेशित करते हुए ये सरकार कार्य कर रही है। अगर जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश यानी भारत में और जो एक नया विजन रखा है आत्मनिर्भर भारत की ओर जो हम बढ़ रहे, चाहे डिजिटल इंडिया के माध्यम से बात करें, चाहे मेक इन इंडिया के माध्यम से बात करें, उन्हीं को आत्मसात करते हुए आज हमारा मध्य प्रदेश भी उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन के साथ में हम लोग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आज ये जो बजट भी प्रस्तुत होने वाला है, जिसमें हमने अलग अलग वर्षों को, जिसमें आगामी हमारा जो वर्ष है कृषि आधारित और कृषि उद्योग आधारित हम लोगों ने रखा है, उसको पूरी तरीके से समावेशित करते हुए और ग्रोथ करते हुए, जिसमें चारों चरणों पे, अगर चाहे शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, नवाचार में, रोजगार को लेकर के, जिसमें पर्यटन में आज हम बात करें 31% का जो ग्रोथ गया है, उसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो लास्ट ईयर काफी हुए हैं उनको धरती पर उतारने को लेकर के चर्चा हो, या फिर महिलाओं की जो आधी आबादी के पूरे हक को लेकर के जो सरकार प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रही है, ये इनको समावेशित करने वाला बजट है। और निश्चित है कि ये जो बजट है मध्य प्रदेश के लिए जो हम 2047 का विजन लेके चले हैं, उसके लिए माइलस्टोन साबित होगा। बिल्कुल, यानी कि इस बार का जो बजट है मुख्यतः जो महिला वर्ग है, जो कि किसान वर्ष हम इस बार मनाने जा रहे हैं, तो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए विशेष तौर पर खास होगा। खैर, ये देखना होगा कि जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ये बजट पेश करेंगे तो किन वर्गों के लिए क्या उपलब्धियां होंगी। बनी रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्री जी आदित्य मन्या हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आदित्य जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। धन्यवाद। बिल्कुल। और आदित्य जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि चूंकि मध्य प्रदेश एक उभरता हुआ राज्य इस समय हम देख रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र की हम बात कर लें, हाल ही के कुछ सालों में देखें, कुछ महीनों में देखें, तो जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार विदेशों का दौरा कर मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ा रहे हैं, महिला उद्यमियों की जो संख्या है वो मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उभरता हुआ राज्य इस समय मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में किन किन क्षेत्रों में क्या और विकास की संभावनाएं हैं, कितनी और जो संभावनाएं अलग अलग क्षेत्र में हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश का जो बजट आज पेश होने जा रहा है, इसका प्रारूप एक कैसा होना चाहिए? देखिए, प्रदेश लगातार पूरे देश में अपनी प्रगति के लिए जाना जा रहा है। हमारा जो प्रदेश है वो कृषि आधारित है, तो कृषि आधारित में अभी हम जो देख रहे हैं कि जो भारत देश में 146 करोड़ जनता है, उसमें फूड कंजम्पशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता और डिमांड बनी हुई है। तो प्रदेश में अपार संभावना है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी देवड़ा जी से निवेदन है कि प्रदेश में नौकरियों की हालत भी थोड़ी सी लचर बनी हुई है, तो फूड आधारित जो भौगोलिक स्थिति को देखते हुए तो छोटे छोटे लघु मध्यम उद्योगों, गृह उद्योगों को रेड कारपेट बिछा के उनको व्यवस्थाएं दी जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। इससे दो काम हो गए, हमारे लोकल स्तर पर हमारा रोजगार भी बढ़ेगा और हमारी जीडीपी में उसका अनुदान भी रहेगा। दूसरा, प्रदेश में खेल हम देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से खेल प्रतिभाएं बहुत तेजी से उभर रही हैं। खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए प्रदेश में यूथ के लिए एक अलग से केंद्र से बजट लेना चाहिए माननीय वित्त मंत्री जी को। तीसरी बात, इंदौर के अलावा प्रदेश में कहीं भी क्रिकेट के मैच नहीं होते हैं। वर्तमान में वर्ल्ड कप चल रहा है, प्रदेश में भोपाल को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। और भोपाल की जनता नहीं, मध्य प्रदेश के सभी लोग चाहते हैं कि भोपाल में भी एक क्रिकेट स्टेडियम हो, तो उसके लिए भी सरकार को इसी बजट में निश्चित तौर पर शामिल करना चाहिए। पूर्व में भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के हम सभी लोग माननीय खेल मंत्री विश्वास सारंग जी से भी मिले थे और पिछले 2 दिन पहले देवड़ा जी से भी मिले थे। हमने उनको इन बातों को नोट करा दिया। तीसरी बात, अगर हम देखें कि हमारे प्रदेश में प्रगति के लिए लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं
अच्छी होना चाहिए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। तो जो मेट्रो लाइन है जो शहर के बीच में व्यावसायिक क्षेत्रों से निकल रही है, उनको प्रायोरिटी पर उतना पोर्शन प्रायोरिटी तौर पर बना दिया जाए और वहां की सड़कें दुरुस्त की जाए। अभी औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों की हालत निश्चित तौर पर खराब है। वहां की एसोसिएशन से मिलके पीपीपी मॉडल पर वहां की सड़कें बनाई जाए जिससे हमारा उद्योग प्रगति पर। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, प्रगतिशील मध्य प्रदेश के लिए मैं नौकरियों की व्यवस्था में यूथ को और महिला शक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। शहरों में जो लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें छोटे छोटे पुल हैं और जो शहरों जो शहर है उसमें ऊंची इमारतें बनाना चाहिए और जो हाउसिंग डेवलपमेंट है वो शहर को फैलाए नहीं। शहर को अगर ऊंचा करेंगे तो हमारी दूसरी नगर निगम की जो सुविधाएं वो मिल जाएंगी और सरकार को ज्यादा प्रबंध नहीं करना पड़ेगा और कृषि क्षेत्र हमारा डेवलप रहेगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 12 विभाग कृषि क्षेत्र में आते हैं, इनको विशेष बजट देना चाहिए। और अभी भी प्रदेश में दलहन का उत्पादन कम हुआ है, कल ही बताया गया, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। इस पर भी सरकार को बजट में ध्यान देना चाहिए। सर्विस सेक्टर में हमारी उपस्थिति बहुत कम है। सरकार को सर्विस सेक्टर के लिए विशेष प्रबंध करने के लिए जो औद्योगिक क्षेत्र के अलावा शहरी क्षेत्रों में जो स्मार्ट सिटी है वहां उनको अलग से व्यवस्था देनी चाहिए जिससे हमारी जीडीपी में भी हमारा योगदान है और प्रदेश लगातार प्रगति करे। ऐसा मेरा सुझाव है। बिल्कुल, विशेष तौर पर और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि जितनी भी स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर ग्रामीण अंचलों से आती हैं और ऐसे में वहाँ पर अगर उनकी साक्षरता दर कम है या वहाँ पर वो पहुँच ज़्यादा नहीं है तो कहीं ना कहीं जो महिला उद्यमिता की हम बात करते हैं, महिलाओं के विकास की हम बात करते हैं, सशक्त बनाने की, तो वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाती है। आपसे और भी आगे मैं चर्चा करूंगी। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ खिलावन चंद्राकर जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। चंद्राकर जी, आपने भी बात सुनी आदित्य मनाया जी की, आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश वैसे अग्रणी राज्य है, लगातार विकास कर रहा है, प्रगतिशील है, लेकिन अभी भी कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हमें विकास की या जिन पर हमें ध्यान देने की बेहद जरूरत है? देखिए, बजट जो है निश्चित रूप से केंद्रित रहेगा स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि पर। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने 4 सूत्र बताए हैं, गरीब, किसान, महिला और युवा, मुझे लगता है कि इन चारों वर्ग के कल्याण के लिए यदि तेजी से प्रयास किए जाए, साथ ही प्रदेश में अधोसंरचना के विकास के लिए, प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, इस दिशा में प्रयास होना चाहिए बजट के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि देश में हम मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य की श्रेणी में ला सकते हैं। नैन्सी, एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, वो ये है कि सबसे पहले वित्तीय अनुशासन की बहुत ज्यादा जरूरत है मध्य प्रदेश में। जब तक सरकार वित्तीय अनुशासन और गैर जरूरी खर्चों पर कटौती नहीं करेगी, मुझे लगता है कि विकास का दर जो तेजी से होना चाहिए, विकास होना चाहिए तेजी से, उसमें हम बहुत ज्यादा प्रयास या कोशिश, हमारा जो है जितने भी कोशिश कर लें तो सब कम पड़ने के अनुमान है। देखिए, वित्तीय अनुशासन के लिए यह भी जरूरी है कि हम अपने स्वयं के आय के संसाधन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी नई आबकारी नीति बनाई जा रही है, आज संभवतः मंत्रिमंडल के उसको अनुमोदन भी हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम जिस तरह से खनिज के क्षेत्र में भी 20% ग्रोथ, आय में 20% की ग्रोथ, 20% ग्रोथ हम आबकारी में कर रहे हैं और 20% ग्रोथ हम खनिज में करने का अनुमान लगा रहे हैं। तो इससे निश्चित रूप से सरकार के आय में आमदनी बढ़ाने में बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। देखिए नैन्सी, बहुत जरूरी इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार को अपने खुद का आय बढ़ाना चाहिए। अभी केंद्रीय बजट, केंद्रीय जो हमको अनुदान मिलते हैं या कि हम केंद्रीय जो कर की राशि होती है उससे सरकार को जो हिस्सा मिलता है मध्य प्रदेश सरकार को, उसमें लगभग 7,730 करोड़ की कमी आने की संभावना है। पहले हम जो 50,000 करोड़ रुपए का जो राशि मिलती थी हमको, उसमें इतनी कमी आ रही है।
इसकी आपूर्ति के लिए हमको बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। और जिस तरह से आज मैं लगातार वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी की गतिविधियों पर ध्यान दे रहा था, तो मुझे लगता है कि लगभग 4,85,000 करोड़ का बजट जो है इस बार प्रस्तुत हो सकता है, जो पिछले वर्ष बिल्कुल वाकई चंद्राकर जी, चूंकि पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा है। बिल्कुल पिछले साल की तुलना में इस बार बजट में तो वृद्धि की गई है, लेकिन अब ये देखना यही होगा कि आखिरकार किन क्षेत्रों में ये बजट जाता है। अंबिका जी भी हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं। अंबिका जी से मैं सवाल ले लेती हूँ। अंबिका जी, चूंकि विपक्ष के नाते आपसे ये पूछना बेहद जरूरी हो जाता है कि मध्य प्रदेश में हम अभी तक हमने विकास पर बात की कि मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य लगातार बनता जा रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में विकास की नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, लेकिन विपक्ष के नाते आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आप ऐसे कौन से क्षेत्र देखते हैं या आप ऐसे कौन से विभाग या किस वर्ग को आप अभी देखते हैं मध्य प्रदेश में जो अछूता रह गया विकास से? देखिए नैन्सी जी, अभी तक भारतीय सरकार ने मध्य प्रदेश की जो भी बजट उसमें आम जनता की निराशा हाथ लगी है। ये बजट जो भी अभी प्रस्तुत किए गए हैं विगत वर्षों में, उस तक इस वर्ष की बजट नहीं है। और अब हम उम्मीद करते हैं आज के बजट से पूरा प्रदेश उम्मीद कर रहा है, कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है, एक कामना करते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियां बताई, गरीब, किसान, मजदूर और महिला, 4 वर्गों का इस बजट में ख्याल रखा गया। वैसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति से प्रदेश गुजर रहा है। इस प्रदेश में कुपोषण की स्थिति में है प्रदेश अव्वल दर्जे पर 7.7% कुपोषण दर है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। यहाँ पर स्कूल बच्चे 6.3% स्कूल ड्रॉप आउट दर है। ऐसी एक चिंताजनक बात है। स्वास्थ्य सेवाएं कितनी जर्जर है किसी से छुपी नहीं है, और पेयजल की स्थिति कितनी खतरनाक है, अभी इंदौर की ही घटना है। इन तमाम बातों को लेकर जब आम व्यक्ति सोचता है कि यह सरकार जवाबदेही से दूर हो रही है, तो इस बजट में थोड़ा सा असामयिक बजट हो, जो स्पष्टी हो, लोगों की उम्मीदों को कुछ हद तक पूरा करने वाला बजट हो। यहाँ प्रदेश में शिशु मृत्यु दर पूरे देश में सबसे ज्यादा है। एक ही दुर्भाग्य है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो माना है निर्माण कार्य, उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। खासतौर पर जो हमारी स्थिति ये बन गई है, कटोरा लेके हमेशा पुलिस के सामने खड़े रहते हैं। जो बजट का प्रावधान है उससे अधिक का कर्ज इस प्रदेश के ऊपर हो गया है। तो हमको अपने आर्थिक संसाधन बढ़ाना चाहिए, वित्तीय स्थिति हमें मजबूत करना चाहिए। हमारी जो आर्थिक स्थिति है, पूरा व्यवसाय जो हमारा वित्तीय रोग है कोलैप्स हो गया। इसको थोड़ा जो हमारी व्यवस्था जो बिल्कुल पूरी तरह से जर्जर स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। जो फिजूल खर्ची है उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और खास तौर पर जो भी योजनाएं इस बजट के माध्यम से जो सरकार लाती है उनकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छी तरह से हो। ये तमाम प्रकार की बातें इस बजट में रहेंगी, तो निश्चित रूप से ये बजट थोड़ा लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सकता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ में प्रियंका जी लगातार बनी हुई हैं। प्रियंका जी, कई उन्होंने ऐसे क्षेत्र गिनाए हैं, स्वास्थ्य, क्योंकि जो मूलभूत मुद्दे पर अक्सर जिन पर हम चर्चा करते रहते हैं, स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुई, बेरोजगारी हुई, ये 3 मुद्दे ऐसे रहते हैं जो हर बार उठते हैं। और जो प्रश्न उठाया है अंबिका जी ने कि अगर ग्रामीण स्तर पर हम देखें, चूंकि हम कृषि
वर्ष मना रहे हैं। हम किसानों की हितैषी सरकार कहते हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो हमारी जो फसल उत्पादन है वो घटती जा रही है, किसान कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो महिला उद्यमियों के लिए हमने तमाम योजनाएं चलाई हैं, सब्सिडी उन्हें दी जा रही है, लेकिन अगर उनमें साक्षरता दर कम है तो उन्हें अगर इस बात का भान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कि उन्हें कब माल खरीदना है, किस रेट पर खरीदना है, कैसे उन्हें अपना जो बिजनेस है वो चलाना है, तो वहां पर भी हम कहीं ना कहीं विफल होते जाएंगे। तीसरा जो मुद्दा उन्होंने उठाया शिक्षा का, शिक्षा दर भी हम देख रहे हैं कितनी घटती जा रही है। बाल विवाह का ही अगर हम जिक्र कर लें तो 2025 का ये आंकड़ा 538 बाल विवाह हुए हैं, और इनमें कई ऐसी बच्चियां हैं जो 18 से कम उम्र की हैं, जो कि गर्भवती भी हो जाती हैं, 18 से पहले ही उनके 2-3 बच्चे हो जाते हैं। तो जो मुख्य फोकस बजट के बाद भी हमारा है कि अगर हम महिला उद्यमिता की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो ग्रामीण स्तर पर कहीं ना कहीं हम अभी भी विफल साबित हो रहे हैं। देखिए, वित्तीय अनुशासन की जिस तरीके से मेरे भाई ने चर्चा करी, तो 13.57 राजस्व की वृद्धि जो है अलग हुई, और जो ऋण जीएसडी पे अनुपात है वो 31% जो है वो कम हुआ है। उस पे अगर हम बात करने चले जाते हैं, इसके अलावा जो हमारे भाई की चिंता थी स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो हमने सुधार किए उसमें अगर स्वास्थ्य की कुल अगर हम बात करें तो 34,112 करोड़ व्यय करके मात्र मृत्यु दर को जो हमने 142 प्रति लाख जो थी वो 2001 से लेकर 2003 के बीच में 379 के प्रोस्पेक्ट में कम करी है। अगर हम बात करें जो 379 की करीबन महिलाओं की मातृ मृत्यु दर को जो हम कहते हैं काल के ग्रास में चली जाती थी, जिसको घटाकर आज 142 के ऊपर मध्य प्रदेश लेकर के आया है, जिसके लिए जन जागरण के साथ ही साथ ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र से लेकर के जिस प्रकार से अलग अलग सेक्टर्स पे कार्यकर्ताओं ने कार्य किया है, उषा कार्यकर्ता को आशा कार्यकर्ता हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो वो उसमें कोशिश की गई है। इसके अलावा हमारे भाई ने शिक्षा के क्षेत्र में चर्चा को लेकर के शिक्षा के लिए 10.37% बजट आवंटन किया गया है, जिसमें जो ड्रॉप आउट परसेंट 6 से 8% हुआ करता है, जिसको घटा करके आज हमने 5.8 के ऊपर लेकर के आए हैं। ड्रॉप आउट परसेंटेज 500 करोड़ से ज्यादा की सहायता राशि तकनीकी संस्थानों और जो स्कूली क्षेत्र है बढ़ाने के लिए की गई है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा बात की जाए, अगर 2011-12 तक जो 38,497 प्रति व्यक्ति आय होती थी, जो कि आज बढ़ करके 1,69,000 ठीक है, लेकिन देखिए सवाल ये है कि जो परेशानी है उस पर ध्यान दिया जाए। जिस तरह से आपने कहा कि जो ड्रॉप आउट है उन्हें तो कम किया गया, लेकिन अगर हम पिछले इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में अगर हम स्कूल देखें तो वहां पर एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। कई जगह पर ये है कि स्कूल में 40 से भी कम बच्चे हैं। तो नैन्सी जी, जो सीएम राइज और पीएम श्री स्कूल्स के माध्यम से मैं बात करती हूँ, तो झाबुआ और रतलाम क्षेत्र जो सबसे ज्यादा माने जाते हैं, उन्हीं को अगर देखने टारगेट करते हैं तो वो वैश्विक स्तर पर भारत का मतलब मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं। कस्तूरबा गांधी स्कूल हो या दूसरा, इनको अवार्ड भी दिया गया है और इनकी जो बुनियादी स्ट्रक्चर्स है उनके ऊपर कार्य किया गया है। मैं फिर भी ये कहूंगी कि 90% 95% करीबन डेवलपमेंट किए गए, परंतु जो 5% है उनके ऊपर भी फोकस करते हुए भी उनका भी उन्नयन करने की जो प्रक्रिया है वो शिक्षा क्षेत्र में चल रही है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर अब ये देखना होगा कि अब आज जो बजट आएगा, चूंकि पिछली बार की तुलना में यदि हम देखें तो लगभग 12 से 15% जो बजट है उसमें वृद्धि की गई है, लेकिन ये देखना अब लाजमी होगा, चूंकि हम लगातार बात महिलाओं की करते हैं, हम लगातार बात किसानों की करते हैं कि किसान हितैषी सरकार है, महिलाओं को प्रोत्साहित करने वाली ये सरकार है, तो आखिरकार इस बजट में उनके लिए क्या खास होगा। समय का अभाव है, आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का नादी टीवी में जुड़ने के लिए। तो अब से कुछ ही देर के बाद में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश का बजट पेश करने जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि 11 बजे विधानसभा में वे बजट का जो भाषण है वो पेश करेंगे। मंत्रियों का विधानसभा में पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी इसी क्रम में अब शुरू हो चुका है, और अब से कुछ ही देर के बाद में बजट पर कैबिनेट मंत्रियों ने जो प्रतिक्रिया है वो भी दी है, और 2047 का विजन देखते हुए प्रदेश का ये बजट तैयार किया जा रहा है। तो मंत्रियों का विधानसभा पहुंचने का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है, और कुछ ही देर के बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ये बजट अब पेश करेंगे।
2026-27 का बजट आज प्रस्तुत होगा। बजट जनता को समर्पित होगा, जनता के लिए होगा और सर्वस्पर्शी बजट होगा। सभी वर्गों का इसमें समावेश होगा और बेहतर बजट जो कहना चाहिए वो 2047 का जो संकल्प है उसको सामने रखते हुए विकसित मध्य प्रदेश का भी बजट ये आज उसमें समावेश करेंगे। सर 2028 में सिंगास थे उसको भी ध्यान में रखा जाए। सभी चीजें आ गई उसमें। और जो स्तंभ बताए मैंने ज्ञान, वो ज्ञान के जो 4 आधार स्तंभ हैं उन 4 पे फोकस किया है। किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है 2026, तो उसका भी पूरा हमने ध्यान रखा है। मध्य प्रदेश सरकार विकसित भारत के संकल्पना को साथ में लेकर के काम कर रही है। अमृत भारत संकल्पना लेकर के काम कर रही है और ये प्रदेश का जो बजट होगा, ये बजट में 11% से अधिक जीडीपी का विकास के बजट होगा और किसान की, मजदूर की, युवा की आर्थिक स्थिति कैसे सुधर हो उसका बजट होगा और महिला सशक्तिकरण का बजट होगा। गृहिणी का आत्मनिर्भर गृहिणी बने उसके हित में बजट होगा। कृषि को की उन्नत कृषि कैसे की जाए, उत्पादन क्षमता कैसे बढ़े उसका बजट होगा। कृषि में नई प्रयोगशालाओं के साथ में नई खाद और नए बीजों का उन्नत का बजट होगा। इस प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर भी यह बजट विकसित बजट होगा। विद्यार्थियों के हित का बजट होगा। धन्यवाद। इस मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता के लिए बजट है और ये बजट इस प्रदेश की जनता और अपेक्षा और आकांक्षा का बजट है। और मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि 2047 में भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाना है, उसी दिशा में ये बजट आ रहा है। 2000 तो अब कुछ ही समय का इंतजार है, कुछ ही मिनटों का इंतजार है और उसके बाद में मध्य प्रदेश का जो बजट है वो वित्त मंत्री पेश करेंगे। लगातार बजट की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप अनादि टीवी पर बने रहिए, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।